नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इस वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो अक्सर एग्ज़ाम में आया करती है आपको बता करके चलूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा। इस प्रकार के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर पूर्व का टाइम पूछे तो पूर्व का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर पश्चिम का टाइम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पश्चिम का टाइम पीछे कर देना है, ठीक है ना। तो इतना आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। पूरब का टाइम आगे होता है, पश्चिम का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बताया गया है ग्रीनविच पर 12 बजे दोपहर के हैं, तो 45 डिग्री में टाइम पूरब में आपसे पूछा है। 1 डिग्री आपको बताया था मैंने 4 मिनट का होता है, तो 45 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे। 45 में आप लोग 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 180 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको घंटे में कन्वर्ट करना है 180 मिनट को। अब आप लोग कहोगे 180 मिनट में आपके 3 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। पूरब का टाइम पूछा है, पूरब का मतलब आगे का टाइम है ना, तो 3 घंटे आगे हो जाएगा। किसमें? दोपहर का 12 बजा है, तो दोपहर में 3 ऐड और आप लोग करोगे तो कितना बजेगा, तो शाम के आपके 3 बज जाएंगे, है ना। 3 बजे अपराह्न यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। समुद्र में जो गुफाओं का निर्माण होता है किस कारण से होता है, तो तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से समुद्र में गुफाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से समझ लेना, समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैल से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती रहती है, इसे समुद्री गुफा कहते हैं। तो समुद्री गुफाओं का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो इनका निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। यह जो आपको जानकारी बताई जा रही है ये मैंने खुद नोट्स आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं जो कि बिल्कुल कम प्राइस में आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है ना। समुद्री गुफा के बड़े होने पर केवल छत बचती है जिसे तटीय मेहराब भी कहा जाता है। दीवार जैसी संरचना को स्टेक के नाम से जानते हैं। आप लोग इस चित्र में देख पा रहे होंगे तटीय मेहराब के बारे में, समुद्री गुफा के बारे में और स्टेक के बारे में। नोट्स आपके चैप्टर वाइज रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट आपको दोस्तों मिलने वाला है। सभी टॉपिक के पीवाईक्यू यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। जिस क्वेश्चन को अभी मैंने आपको कराया क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर नोट्स में देख पा रहे होंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आपको यहाँ पर कराना चाहूँगा। जैसे स्टेक के बारे में आपको बताया, यह समुद्र तरंग के द्वारा बनाई जाती है जो कि दीवार जैसी संरचना होती है। समुद्र तरंग के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। स्टेक एक अपरदन है, किसकी? समुद्री तरंग की अपरदन विशेषता है जो कि दीवार जैसी संरचना को कहते हैं। यहाँ पर उससे संबंधित देखो आप लोग मिलान भी देख सकते हो। स्टेक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो स्टेक का मिलान किसके साथ होगा? समुद्री तरंग के साथ होगा। बी तो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका दिया गया है ना। हिमोड़ हिमनद का निक्षेपण होता है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है ना। तो बी और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। जो आपके सदाबहार वृक्ष हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास ही विकसित होते हैं, इसका मुख्य कारण आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है। वी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, भारी वर्षा होती है और तापमान कैसा रहता है? उच्च तापमान रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान उच्च हमेशा रहता है। तो इससे संबंधित भी आपको जानकारी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको बताऊंगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष के बारे में। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है
ये ओल्ड NCERT का चैप्टर है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास ही उगते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तापमान कैसा रहता है? उच्च रहता है, क्योंकि क्षेत्र आपके गर्म होते हैं, पूरे वर्ष वर्षा होती है, यानी कि उच्च वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता है, इसलिए पेड़ की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, है ना। तो इतना आपको मैंने समझाया। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया करते हैं सभी प्रकार के वनों के बारे में। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, सभी वनों के बारे में मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, ये आपके भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास ही पाए जाते हैं। सही आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पर वर्षा होती रहती, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ का अल्प शुष्क, ये गलत हो जाएगा। थोड़े समय के लिए पत्तियां नहीं झाड़ते, ये भी गलत हो जाएगा। ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन जो अभी आपको कराया था, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे जितने भी टॉपिक से पूछे गए होंगे। तो आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स प्रोवाइड दोस्तों कराऊंगा, है ना। चैप्टर वाइज आपके रहेंगे, सभी वर्षों के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको बताया, भारी वर्षा होती है और यहाँ का तापमान उच्च रहता है, इसलिए सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि अक्षांश से संबंधित है। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के, ये गलत हो जाएगा। 23.5 उत्तर में तो आपकी कर्क रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा का बताया गया है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है, सही दिया गया है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, ये गलत हो जाएगा। ये आपकी मकर रेखा के बारे में यहाँ पर कथन था, ना कि दक्षिण ध्रुव के बारे में। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, नहीं, कर्क रेखा आपकी उत्तरी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। राइट आपका यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे ढंग से समझ लो, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी में। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है आपका 66.5 उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत वृत्त के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तर ध्रुव का मान होता है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण ध्रुव का भी मान होता है दक्षिणी, मतलब कि दक्षिण में 90 डिग्री। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। उस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका विषुवत रेखा हो जाएगा। और ग्लोब से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर खींचे गए हैं, सही दिया गया है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, सही दिया गया है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही दिया गया है। यह अंडाकार आकृति में है, अंडाकार आकृति में नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है ना। पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है। पृथ्वी के बारे में अगर मैं बात करूं, ध्रुवों पर कैसी है? ध्रुवों पर पृथ्वी यानी कि ग्लोब अपना चपटा है और बीच में कैसा है? बीच में हमारी पृथ्वी कैसी है? उभरी हुई है। इसीलिए हमारी पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू-आव के नाम से भी जाना जाता है। तो डी आपका गलत हो जाएगा। ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ABC यानी कि 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में आपको समझा दूं थोड़ा बहुत, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देख पा रहे होगे।
एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। जैसे इस रेखा को आप 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित करते हो। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है ना। और आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बताने का प्रयास किया है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया करता है, ठीक है ना। तो इतना आपको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और जो आपके ग्लोब होते हैं, ग्लोब को घुमाया भी जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो अभी आपको कराया, आप लोग देख पा रहे हो, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की। यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार से, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। जो हवाई जहाज होता है ना, वो समताप मंडल में उड़ता है। आपके वायुमंडल की कितनी परतें हैं, तो 5 आपकी परतें होती हैं, आपको पता होगा। पहली परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल, पहली परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। दूसरी परत को दोस्तों क्या बोलते हैं, दूसरी परत को बोलते हैं समताप, क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। तीसरी परत को क्या बोलते हैं, तीसरी परत को दोस्तों बोलते हैं मध्य मंडल, क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। चौथी परत को क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। अंतिम परत को बहिर्मंडल बोलते हैं, अंतिम परत जो होती है उसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। इन 5 परतों के बारे में आपको गहन जानकारी प्रदान करूंगा ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको फटाक से कर पाओ। तो पहली जो आपकी परत होती है क्षोभ मंडल, कौन सी परत, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम की सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, ओला, बारिश, ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। वहीं मैं बात कर लूं समताप मंडल की। समताप मंडल की पहली विशेषता, हवाई जहाज यहाँ पर ही उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि मौसम की कोई घटना घटित नहीं होती है, मौसम से मुक्त होता है, यहाँ का वातावरण मौसम से मुक्त होता है। और यहीं पर समताप मंडल को ओजोन मंडल यानी कि ओजोन की परत यहीं पर आपकी पाई जाती है। ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, तो ओजोन लेयर भी आपके समताप मंडल में ही पाई जाती है ना। और जो मैंने आपको वाह्य मंडल बताया था ना, वाह्य मंडल है ना, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके, ठीक है ना, थर्मोस्फियर, इसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। ताप मंडल भी बोलते हैं थर्मोस्फियर, है ना, थर्मोस्फियर, ताप मंडल। इसमें इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। रेडियो वाली तरंगे यहीं से आपकी प्रसारित होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जो अंतिम परत होती है उसमें सारी की सारी गैसें पाई जाती हैं तरल अवस्था में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं, तो हवाई जहाज इसलिए उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर बादल एवं मौसम वाली कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, घटनाओं से मुक्त होता है वातावरण, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे मिलान वाला भी क्वेश्चन है। तो ओजोन परत किसमें पाई जाती है, अभी आपको बताया ना, समताप मंडल हो जाएगा। रेडियो प्रेशर किसमें हो जाएगा, आपका वाह्य वायुमंडल में हो जाएगा। मौसम की घटना क्षोभ मंडल में हो जाएंगी। पतली वायु आपकी बहिर्मंडल यानी कि अंतिम परत में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। पहले का किसके साथ हुआ, पहले का तीसरे के साथ हुआ, पहला का तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर इनसे रिलेटेड बताने वाला हूँ। अब आप लोग यहाँ पर बड़े ही ध्यान से चीजों को समझना, नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है, आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। देखो वायुमंडल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें भी आपकी पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो 5 परतें यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे पहले आपको बताऊं क्षोभ मंडल के बारे में, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी, तूफान इसी परत के अंदर होता है। तो इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है।
इस परत में जो यह परत है बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, इसी कारण हवाई जहाज उड़ते हैं। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जिसको अभी आपको मैंने कराया। उसके बाद इसमें ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो इतना महत्वपूर्ण था, इसलिए बार बार कहता हूं, जितने भी लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वे सभी लोग कान खोल करके सुन लें। इन नोट्स के मुकाबले आपको पूरे मार्केट में कहीं पर भी नोट्स नहीं मिलेगा, है ना ही कोई पेड क्लास वाला कोई टीचर आपको देने वाला है। तो मात्र बहुत कम प्राइस में आपको उपलब्ध कराऊंगा। फटाक से आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप लोग क्या करना, मैसेज करना या कॉल करना, व्हाट्सअप करना, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। मध्य मंडल मेसोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, यानी कि 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली हुई यह परत होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, उल्का पिंड किस परत में जलता है, तो मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में आकर के जल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं बाह्य वायुमंडल की, जिसको थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है ना। इसी मंडल को ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है ना। रेडियो संचार के लिए आपको पता होगा, है ना, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाते हैं। उसके बाद अंतिम परत आपकी बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। यह वायु की पतली परत, हल्की गैस यानी कि पतली गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम होगा, तैरती रहती हैं। तो सारी जानकारी आपको बताई ना। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हो, 50 से अधिक, है ना। देख लो आप लोग, है ना, देख पा रहे होगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन अभी आपको मैंने कराया था जस्ट। उसके बाद ये भी क्वेश्चन अभी आपको मैंने कराया था जस्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन आया था कि उल्कापिंड वायु किस मंडल में जल जाता है, तो मध्य मंडल में जल जाता है, मेसोस्फीयर में जल जाता है, ठीक है ना। तो उस देख लो आप, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं एग्जाम में। आप लोग इन परतों का क्रम भी एग्जाम में आया हुआ है, पृथ्वी से आपको लगाना था, है ना। तो नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, स्क्रीन पर आपके शो हो रहा हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों के द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है वह कैसी जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। जहां पर गर्म जलधाराएं होंगी वहां का क्षेत्र कैसा होगा, वहां का क्षेत्र भूमध्य रेखा से लगा हुआ क्षेत्र होगा। भूमध्य रेखा के निकट जितनी भी आपकी जो समुद्र हैं, वहाँ के समुद्र कैसे रहते हैं, वहाँ का क्षेत्र कैसा रहता है, वहाँ का वातावरण कैसा रहता है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो गर्म रहता है। कैसा मौसम रहता है, गर्म रहता है। गर्म क्यों रहता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जो सूर्य होता है, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी कि उष्ण कटिबंध पर अधिक पड़ती हैं, इसलिए यह क्षेत्र हमेशा ही गर्म बना रहता है। इसलिए वहां पर जितने भी आपके समुद्र पड़ेंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, है ना। तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने के कारण, चलिए इससे रिलेटेड कराता हूं। यहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से समझना महासागरीय जलधाराओं के बारे में। गर्म धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। लेब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। गल्फ स्ट्रीम क्यों गर्म है दोस्तों, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। हूबहू क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से उठाया गया है, इसलिए नोट्स आप लोग ले लेना। ठंडी धारा आप लोग देख लो, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, समझा देता हूँ। यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है ठंडी जलधारा की। किसकी बात की गई है, ठंडी जलधारा की बात की गई। ठंडी धाराएं कैसी बहती हैं, तो यहाँ पर एक मैं मैप यहाँ पर बनाना चाहूँ, है ना। इस आप लोग ग्लोब समझ सकते हो, इसी में आपको समुद्र के द्वारा बताऊंगा। ये वाली आपकी रेखा रही 0 अक्षांश, यानी कि यह रेखा, इसको आप लोग उष्ण कटिबंध मान सकते हो। इसको क्या कह सकते हो, उष्ण कटिबंध। तो ठंडी धाराएं जो होती हैं, ध्रुव आपके ऊपर होते हैं, यहाँ पर आपके ये ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय निम्न अक्षांश, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। ऊपर ठंडी वाली आपकी नीचे की ओर बहती हैं, यहाँ से ऊपर की ओर जाती हैं,
समझ गए आप लोग? आपने यहाँ पर समझा जो धाराएं वो ऐसी ऐसी बहती हैं, यानी कि इस ओर आपकी बहती हैं, बीच में आपकी आती हैं, इस प्रकार से आपकी बहती हैं, ये होती हैं ठंडी धाराएं। वहीं गर्म कैसी बहती हैं? गर्म के बारे में आपको मैंने बताया था ना, ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। जैसे समझो आप लोग, जैसे ये गर्म धारा है आपकी, ये बीच वाले, ये ऊपर की ओर जाएंगी। ये कैसी जाएंगी? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, चारों ओर आपकी जाएंगी, ध्रुवों की ओर। यहाँ पर ध्रुवों की ओर आपकी जाएंगी। वहीं ठंडी क्या करेगी? ठंडी आपकी निम्न अक्षांश की ओर आएगी, यानी कि बीच में आपकी आने का प्रयास करेगी। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जहां पर ठंडी व गर्म धाराएं मिलती हैं वहां पर मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जापान के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, ऐसे 2 स्थान है जहां पर मत्स्य क्षेत्र पर अधिक होता है, ठीक है ना। जहां गर्म व ठंडी जलधारा मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, जो नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। कोहरे वाला मौसम बनता है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार यहाँ से आया हुआ है, आपको दिखाना चाहूँ, है ना। आप लोग देख सकते हो मत्स्य वाला आ गया है ना, कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर ठंडी व गर्म धाराएं मिलती हैं, आपको कराया ना अभी, है ना। और महासागरीय धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न की ओर जाती हैं, सही बात हो जाएगी। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। लेब्राडोर कैसी है? लेब्राडोर एक ठंडी है, ये तो गलत है। लेब्राडोर एक ठंडी धारा है, ठीक है ना। तो वही आपको सब कुछ मैंने बताया ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। मिलान करना है। एक तरफ है कृषि का प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड उनका क्षेत्र, एरिया, है ना। तो मिलान कर लो। जैसे मेरे को यहाँ पर एक मिलान आ रहा है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, वहाँ पर कृषि आपकी की जाती है गहन निर्वाह। आपको अगर एक पता है तो आप मिलान कर लोगे। सी का यहाँ पर सेकेंड, सी का सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। तो ए का थर्ड किस में दिया गया है? स्थानांतरित कृषि सघन वन वाले क्षेत्र में की जाती है, जहाँ पर वन आपके अधिक पाए जाते हैं, वनों को काट कर जलाया जाता है, वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, आपको पता होना चाहिए। और उसी के बाद जैसे वाणिज्यिक अनाज वाली कृषि आपकी शीतोष्ण घास के मैदान में की जाती है, ठीक है ना। और चलवासी आपके अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, पशुओं को ले जाया जाता है। चलिए, समझ में आया होगा आपके। अब बात कर लूँ यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। ऊर्जा संसाधनों पर असत्य, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। गलत वाला आपको बताना है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, सही है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, गलत है। सौर ऊर्जा नवीकरण है, बिल्कुल नवीकरण है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, क्योंकि धुआं उत्पन्न करती है, वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, सही बात है। असत्य यानी कि गलत बताना है। गलत आपका थर्ड दिया गया है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त। ज्वारीय ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होते, क्योंकि ये समुद्र से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा है ना। तो ये असमाप्त है, यहाँ पर लिखा हुआ है समाप्त, समाप्त नहीं बल्कि असमाप्त, असमाप्त होती है, समाप्त नहीं होती, इसलिए ये वाला आपका गलत है। राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता कौन सा साधन है? मतलब कि सबसे सस्ता तो आपका जलमार्ग पड़ता है ना। जलमार्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए। अगला, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपभोग करना चाहिए वह कौन सा है? तो वह है हमारे लिए, ठीक है ना, नवीनीकरण वाले संसाधन का उपयोग करो। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो कि एक कक्षा में गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है ना। जो आदिवासी लोग होते हैं वे कपड़े रंग बिरंगे पहनते हैं, सिर पर मुकुट लगाते हैं, नृत्य करते हैं, तो यह व्यवहार उनके प्रति एक प्रकार से रूढ़िवादिता का दिखाता है ना। रूढ़िवादिता का दोस्तों दिखाता है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से,
किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ होता है उनको नीचता दिखाना, उनका अपमान करना, है ना, दूसरों से अलग करना, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना भी होता है, श्रेष्ठ मानना नहीं होता है, ये गलत है। लोग भिन्न है उनका अनादर करो, अपमान करो, यही होता है पूर्वाग्रही। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी हो जाएगा। बी हटा दो जिन जिन में ऑप्शन में बी लगा है। ए सी डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क, यह देश में अभिशासन में बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो दोनों आपके सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि विविधताओं के कारण ही भारत में बहुलित चरण यानी कि स्तर स्थापित किए जाते हैं। दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। फोर्थ वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे अन्य प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास के। नीचे दो कथन दिए गए हैं खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, उनको पढ़कर आपको उत्तर देना है। किसके बारे में दोस्तों? खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, सही दिया गया है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि खलीफा का ही नियंत्रण होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। खिलाफत आंदोलन आखिर था क्या, इसको यहाँ पर आपको समझाता हूं, आप लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से समझना। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, यहाँ पर लिखा हुआ है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। यहीं से एग्जाम में हूबहू दो स्टेटमेंट में क्वेश्चन उठा करके आया हुआ है। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने अपना समर्थन दे दिया और कांग्रेस ने आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफ के मामले के हुए अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने मिलकर के अभियान चलाए और स्वराज की मांग की थी, है ना। और उसके बाद 1921-22 में असहयोग आंदोलन की गति धीमी, मतलब कि इसकी गति जो थी उसको गति मिल गई थी। हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। सरकारी कॉलेज स्कूल वगैरह सब छोड़ दिए गए। मोतीलाल नेहरू हो गए, राजगोपालचारी हो गए, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया था, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको जानकारी बताने का प्रयास किया है। आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कथन और कारण वाला। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे थे। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा था तो बाहर के लोग भी भारत में आए और उन्होंने नील को उगाना शुरू कर दिया। भाड़े पर जमीन भी लिए थे इन लोगों ने, ठीक है ना। इनसे होने वाले लाभ से आकर्षित होकर बहुत सारे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए लोग, है ना, बागान मालिक बन गए थे। इन्होंने भाड़े पर जमीन भी ली थी। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं, इसलिए फोर्थ वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया, इसको थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, यह उनका कहना है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजहों से हैं, ये भी सही दिया गया है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। कोई आवश्यक नहीं था, ये बात तो गलत है आपकी। पहली और दूसरी सही हो जाएगी, ए और बी। ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चैप्टर है आपका नए प्रश्न और नए विचार, जिसमें बुद्ध और जैन का बात किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बुद्ध की बात करने वाला था। तो बुद्ध की शिक्षा में उन्होंने बताया था, बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी कि यह जीवन जो है
कष्टों और दुखों से भरा है। इसका कारण है हमारी इच्छा और लालसा, जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। हम अधिक वस्तुएं पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इसे तन्हा या तृष्णा के नाम से कहा। तो एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने शिक्षा दी, आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है ना। उनके नियमों को सभी लोग माने या ना माने, लेकिन आत्म संयम अपनाना चाहिए, उनका यह कहना था, ठीक है ना। तो आपने समझा, और प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। आगे यहां पर क्वेश्चन कहता है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित थी। तो यह किताब किसको समर्पित थी? यह किताब अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी। 1873 में ज्योतिबा फूले ने यह किताब लिखी थी, और इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी, आपको पता होगा, है ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। इनसे रिलेटेड बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनकी किताब आपको पता होना चाहिए, गुलामगिरी, है ना। गुलामगिरी के ही बारे में आपको यहाँ पर बता रहा था। गुलामगिरी इनकी किताब है, जो कि 1873 में आई थी, जो कि अमेरिकी दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित की गई थी। उसके बारे में इस किताब में बताया गया था। और सेकेंड बुक एग्जाम में एक बार आ चुकी है, जिसका नाम है काश्तकार का चाबुक। काश्तकार का चाबुक किसकी किताब है दोस्तों? ये भी किताब ज्योतिबा फूले जी की है किताब, है ना। उनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। अभी आपको एक साथ करा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। सही दिया गया है। उसके बाद मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, गुरु घासीदास, जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों के बीच में काम किया था एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए भी आंदोलन शुरू किया था। दोनों आपके सही दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? दोनों सही दिए गए हैं, ठीक है ना। सही आपके दिए गए हैं, और उदाहरण भी यहाँ पर सही आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित में से कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा किसका कहना था? तो महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए दोस्तों। ये कथन मुमताज अली का था। किसका? मुमताज अली का था। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके इन्होंने कहा था। अभी आपको ये भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही चैप्टर से आए हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन है, 3 से 4, ठीक है ना। उसके बाद मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में बहुत कम हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं, इसलिए उनके पास उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। यही बात आपकी सही यहाँ पर हो जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर है आपका, खुदा की रचना खाते में उसका ब्यौरा नहीं आता, चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता। यह कथन किसने लिखा था? मिनहाज एसराज ने लिखा था। रजिया के बारे में लिखा था 1236 में, है ना। 1236 के करीब में रजिया के बारे में लिखा था, ठीक है ना। तो इतना तो आपको पता ही होगा। टॉपिक जो है आपका महिलाएं, जाति एवं सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100 से अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, विधवा पुनर्विवाह के बारे में, बाल विवाह, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, पेरियार, घासीदास, नारायण गुरु, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसलिए यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, है ना। तो क्या क्या मैंने आपको यहाँ पर बताया था वही आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। नोट्स आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुमताज अली की, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? जिन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कुरान की व्याख्या करके कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैंने हाईलाइट किया है, कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुमताज अली का ऐसा कहना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जिसको मैंने आपको बताया। और एक महिला हुई बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया? कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, ठीक है ना। ताराबाई शिंदे भी इम्पोर्टेंट है, और पंडिता रमाबाई भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में उनसे बार बार रिलेटेड क्वेश्चन आया करते हैं। क्वेश्चन अभी आपको मैंने ये मुमताज अली वाला कराया था ना, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया नोट्स में, है ना। कुरान की आयतों का व्याख्या करके उन्होंने कहा था।
तो नोट्स आपके PYQ बेस्ड रहेंगे, है ना। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं ज्योतिबा राव फूले के बारे में। तो ज्योतिबा राव फूले के बारे में आप लोग यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए स्क्रॉल करने में थोड़ा वक्त यहाँ पर आपको लग रहा होगा, है ना। तो आप टेंशन मत लो, अब आ चुके हैं ज्योतिबा राव फूले जी। तो इनकी पुस्तक गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। और उसके बाद इन्होंने आर्य विदेशी होने का दावा किया था, बताया था, है ना। तो 1873 में इनकी किताब आई गुलामगिरी, है ना। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिससे फलस्वरूप अमेरिकी दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। अपनी किताब उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। यहीं से एग्जाम में आया था क्वेश्चन, उसी को आपको यहाँ पर कराया। तो ज्योतिबा राव फूले से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। यही क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर कराया था, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है गुलामगिरी और ज्योतिबा राव फूले से रिलेटेड। और उनकी किताब काश्तकार का चाबुक भी मैंने आपको बताया था। अंबेडकर से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नोट्स आप लोग ले लेना और चैप्टर का रिवाइज कर लेना, फायदे में आप लोग रहोगे।